होता है। बोलने और सुनने के कौशल के विकास के लिए ड्रिल और पैटर्न अभ्यास का उपयोग करता है। इसका लाभ है कि यह उच्चारण को सुधारने में मदद करता है, यह नियंत्रित वातावरण में प्रभावी होता है और स्वचालित रूप से उत्तर देने की आदत को विकसित करता है। सीमा है कि यह रटने पर अधिक ध्यान देना पड़ता है इसमें, इसलिए समझ जो है वो गहरी नहीं होती, गहरी समझ का विकास नहीं होता। वास्तविक संचार कौशल की कमी होती है। अभ्यास उबाऊ और दोहरावपूर्ण हो सकता है क्योंकि सुनकर उसको प्रैक्टिस करना होता है। चौथा है संप्रेषणीय भाषा शिक्षण, CLT। संचार और वास्तविक जीवन की बातचीत को इसमें प्राथमिकता देता है। व्याकरण की पूर्णता से अधिक यह धारा प्रवाह बोलने पर जोर देता है। इसमें भूमिकाओं का अभ्यास होता है, चर्चा होता है और समस्या समाधान जैसी गतिविधियां होती हैं। इसका लाभ है कि व्यवहारिक भाषा कौशल का विकास होता है। वास्तविक स्थितियों में भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। स्वायत्तता और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देता है, पर इसकी कुछ सीमाएं हैं। यह स्पष्ट व्याकरण नहीं सिखलाता, इसलिए इसमें अशुद्धियां होती हैं। परीक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणालियों के लिए यह उपयुक्त नहीं है। संसाधन और प्रशिक्षित शिक्षक की इसमें आवश्यकता होती है जिनकी नितांत कमी है। पांचवा है कार्य आधारित भाषा शिक्षण। इसमें गतिविधियों और कार्यों के माध्यम से भाषा सिखाया जाता है। भाषा शिक्षण वास्तविक जीवन की आवश्यकताओं से जुड़ा होता है। इस शिक्षण के लाभ हैं कि व्यवहारिक और आकर्षक भाषा सीखने का अनुभव प्रदान करता है। समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच को यह बढ़ावा देता है। संप्रेषणीय क्षमता और योग्यता का विकास होता है, परंतु इसकी कुछ सीमाएं हैं। यह सुव्यवस्थित कार्यों को प्रभावी कक्षा प्रबंधन की आवश्यकता होती है। पर्याप्त व्याकरण का शिक्षण न मिलने की संभावना है, इससे गलतियां होती हैं। संसाधन सीमित कक्षाओं में लागू करना कठिन होता है। छठा है शब्दावली आधारित दृष्टिकोण। व्याकरण से अधिक शब्दावली और वाक्यांशों पर यह केंद्रित होता है। भाषा को वाक्यांशों और वाक्य संरचनाओं के रूप में देखा जाता है। इसके लाभ हैं प्राकृतिक भाषा का उपयोग और प्रवाह को बढ़ावा देता है, वास्तविक जीवन की भाषा के उपयोग को दर्शाता है, अभिव्यक्ति के पैटर्न को आत्मसात करने में मदद करता है। सीमाएं, इसकी कुछ सीमाएं हैं। यह व्यवस्थित व्याकरण की शिक्षा नहीं देता। दूसरा, व्यापक अभ्यास इसमें संभव नहीं है और संपर्क भी शिक्षक से नहीं हो पाता। शुरुआती शिक्षार्थियों के लिए जटिल होता है। तो हम निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं कि कोई भी एक विधि सार्वभौमिक